नमस्कार। आज एक बड़े टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका संबंध भारत के पड़ोस में घटित हो रही घटनाओं से भी है और आने वाले भविष्य में कई घटनाओं को जन्म दे सकती है। बड़े महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझिएगा। देखिए, एक G7 की मीटिंग अभी हाल ही में जर्मनी में हुई, आपने इसको पढ़ा है। उसमें एक योजना घोषित की गई और कहा गया चीन को रोकने के लिए, जैसे वो आर्थिक एजेंडे के तहत अपना विस्तार कर रहा है, उसे रोकने के लिए G7 के देशों ने 600 अरब डॉलर का एक पैकेज घोषित किया कि हम कितना रुपया खर्च करेंगे, 600 अरब डॉलर। और उसी के तहत एक योजना लेकर आए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस प्रोग्राम। फिर से समझिएगा, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस प्रोग्राम। जल्द ही मैं आपको G7 पर एक बेहद वीडियो देने वाला हूं, कैसे कैसे उसके इतिहास में घटना चक्र में परिवर्तन आया और क्यों G7 का अस्तित्व है। G20 पर भी आपको एक डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। देखिए, चीन ने अपने यहाँ बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्टकट में BRI कहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम। अब तक कुल 44 देश लगभग इसके सदस्य हो चुके हैं। 44 किन देशों को टारगेट कर रहा है? जिनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कमजोर है और जिन्हें अमेरिका, पश्चिमी यूरोप जगत और भारत अपने आर्थिक एजेंडे में नहीं रख पा रहा है। उन्हीं देशों को ये टारगेट कर रहा है। इसके टारगेट करने के पीछे भी कुछ लॉजिक है, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। इसके तहत चाइना ने अपनी इस योजना के तहत 1 ट्रिलियन US डॉलर, 1 ट्रिलियन US डॉलर का निवेश करने का एजेंडा रखा। कब तक निवेश करेगा इसको? 2025 तक कर देगा। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी योजना है कि 1 ट्रिलियन रुपया, वो भी अमेरिकन डॉलर, वो कहाँ लगाना चाहता है? इन 44 सदस्य देशों में। हालांकि वो लगातार विस्तार कर रहा है, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत के सामने भी इसका प्रस्ताव आया था। वो जानता था भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसके तहत जो वित्त का सिस्टम है, पैसा जनरेट करने का सिस्टम है, वो बेहद खतरनाक है। सारी कहानी यहीं छिपी हुई है। बिल्ड रोड इनिशिएटिव के तहत कहा गया कि हम आपके यहाँ जो भी डेवलपमेंट करेंगे वो एक कर्ज के रूप में होगा। क्लियर? डेवलपमेंट कौन करेगा? चीन की कंपनियां करेंगी। कर्मचारी कौन होंगे? बड़े ऑफिसर्स कौन होंगे? इंजीनियर कौन होंगे? चीनी होंगे। मजदूर उस देश के होंगे। तो कौन सा कौशल डेवलपमेंट होगा उस देश का? आधारभूत ढांचे का जरूर विकास होगा, लेकिन उस कंपनी का विदेश में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहां से उसका डेवलपमेंट होगा और व्यापार बढ़ेगा। चीन की जो इंक्रीजमेंट पिछले 10 सालों में आपको देखने को मिल रही, उनमें इस योजना का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके तहत जो पैसा होगा वो भारी ऋण के तौर पर होगा, जिसका ब्याज एक निश्चित समय में चुकाना होगा। मतलब पूरा ऋण ब्याज सहित एक निश्चित समय में चुकाना होगा। तो ऐसे गरीब देश जैसे श्रीलंका, जो टूरिज्म पर ज़्यादातर निर्भर था, खाद्यान्न के निर्यात पर निर्भर था, उसके लिए इतना बड़ा ऋण कितना था? 1.4 अरब डॉलर ब्याज पर यह दिया गया ऋण। और खास बात आपको बताऊं तो BRI के तहत जो ब्याज लिया जाता है वो कभी शो नहीं किया जाता। रकम तो आपको पता चल जाएगी कि CPEC में करीब 42 बिलियन US डॉलर लगा है, लेकिन ब्याज कितना देना होगा पाकिस्तान को, यह नहीं बताया जाता। श्रीलंका की स्थिति 1.4 अरब डॉलर चुकाने की नहीं रही, तो उसने अपना बंदरगाह, जिसे हम लोग हम्मनडोटा कहते हैं, वो बंदरगाह 99 साल की लीज पर दे दी। परिणाम क्या हुआ? आज श्रीलंका की इकोनॉमी आप देख रहे हैं,
वो कर्ज चुकाते चुकाते ही टूट गई और कोरोना की महामारी ने उसे और कमजोर बना दिया। एक लंबा समय श्रीलंका के इतिहास का गृहयुद्ध में बीता है। लिट्टे बनाम श्रीलंका सरकार। उसके बाद जब उसने डेवलपमेंट करने की सोची तो चाइना के चंगुल में फंस गया और उसका ब्याज चुकाते चुकाते उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। अब चाइना कहाँ है? जहाँ राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो रहा है, जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को भागना पड़ रहा। ये मैं मानता हूँ कि श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी नीतियों ने भी इस देश को तबाह किया है। कुछ राज परिवार तरह लोकतंत्र चलाने की प्रवृत्ति जन्म ले गई थी। बड़ा भाई राष्ट्रपति, छोटा भाई प्रधानमंत्री, इससे देश नहीं चलते साहब। तो श्रीलंका की नेतृत्व क्षमता दूरदर्शी नहीं थी, ये भी एक कमी थी। दूसरा, चीन के साथ उनके व्यापारिक संबंध वो भी बेहद खतरनाक थे। उनको भी समझने की जरूरत थी। अगर दूरदर्शिता होती तो चीन के चंगुल में तो फिलहाल ना फंसते। मैं आता हूं अपने BRI सिस्टम पर। अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई या समीक्षाएं आई, उनमें कहा गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में 60 देशों में BRI प्रोजेक्ट चल रहा है। हमें 60 देशों से मतलब नहीं है, लेकिन क्या भारत के पड़ोस में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां ये फंक्शन कर रहा है, जहां ये कार्य कर रहा है? तो पहली चर्चा कर लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में BRI CPEC के तौर पर लॉन्च हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर कहते हैं। इसकी पहली रूपरेखा 2013 में आई और काम करना 2015 में शुरू हुआ। ये सिजियांग प्रांत के क्षेत्र से लेकर ग्वादर बंदरगाह के क्षेत्र को जोड़ता है। मतलब कासगढ़ से ग्वादर तक के क्षेत्र को, जो 2442 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये सड़क कॉरिडोर है जिसके दोनों तरफ इंडस्ट्रीज होंगी, तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सारा डेवलपमेंट चाइना कर रहा है। करीब 40 या 42 बिलियन डॉलर के आसपास इसकी लागत आंकी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझिएगा, ग्वादर को ही क्यों उसने सुना? कराची लेके चला था बंदरगाह? नहीं। कारण देखिए, ग्वादर से ओमान और ईरान की दूरी न्यूनतम रह जाती है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करने की कोशिश करूं तो ओमान की दूरी 244 किलोमीटर बसती है, 244 किलोमीटर। अब ओमान पहुंचना मतलब UAE, सऊदी अरब पहुंचने के बराबर है। और वहां से तेल को सिर्फ ग्वादर लाना है और वहां से टैंकर के जरिए चाइना में प्रवेश करा लेना है। लाखों डॉलर का बचत वो सालाना जो शिपिंग पर खर्च करता है, नेवी पर खर्च करता है, उससे हो जाएगा। साथ ही साथ रोड बनाई उसने अपने हित के लिए, सिजियांग प्रांत से वो कनेक्ट हो जाए, वहाँ गतिविधि बढ़े, उइगर मुसलमानों की जो समस्या है उसको भी वो और अधिक तरीके से नियंत्रित कर सके। और उस रोड का खर्चा भी किससे ब्याज के तौर पर वसूलेगा? पाकिस्तान से। तो आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान भविष्य का श्रीलंका ना बन जाए। तो एक डिसीजन यहां पर भी गड़बड़ पाकिस्तान ने लिया। पाकिस्तान ने एक और ब्लंडर किया है। कासगढ़ के क्षेत्र जो POK का क्षेत्र है, वहां से CPEC को गुजारा है। तो भारत इसका शुरू से आपत्ति कर रहा है। बलूचिस्तान में तो चीनी इंजीनियरों पर, उनके प्रोजेक्ट पर कई बार हमले हो चुके हैं। मतलब इसका पाकिस्तान में पुरजोर विरोध हो रहा है। इसके बावजूद भी, क्योंकि अब एग्रीमेंट हो चुका है, आप किस्त अदा कर रहे हैं, ब्याज किसी भी तरीके से भरिए, भरना है, तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल चंगुल में चाइना के बहुत बुरी तरह फंस चुका है। जबकि ये रोड किसके फायदे के लिए थी? स्वयं पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के फायदे के लिए थी, जिससे वो इजीली अरब जगत से तेल लेकर अपने क्षेत्र में आ सके। बात करते हैं दूसरे देश श्रीलंका की। मैंने अभी चर्चा की कि उसको 1.4 अरब डॉलर का निवेश दिया। देखिए, जब गृह युद्ध से वो उभरा तो इतनी बड़ी राशि देखकर उसकी भी इच्छा हुई
कि हम इतना बड़ा निवेश मिल रहा है, बिल्कुल करें। लेकिन उसने कहा क्या, ये निवेश के तहत चीनी कंपनी ही हम्मनडोटा क्षेत्र का विकास करेगी। भारी कर्ज था, ब्याज देने की स्थिति में नहीं थे। उसने कहा ऐसा करिए, कुछ भूमि ही ले लीजिए हमसे 99 साल के पट्टे पर। तो हम्मनडोटा को उसने 99 साल श्रीलंका ने चीन को पट्टे पर दे दिया। अब वहां कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर प्रोजेक्ट, हम्मनडोटा इंटरनेशनल एयर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ सेंट्रल एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये सब चाइना की कंपनियां कर रही हैं। खास बात, कौन कर रहा है? चाइना की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। यहां कहीं भी श्रीलंका की किसी कंपनी को ठेका नहीं है, सिर्फ मजदूर ट्रांसफर करिए साहब। अगला देश जहां भी हाल ही में $100 मिलियन का निवेश किया है, हालांकि इसे BRI के तहत उसने नहीं कहा है कि हमने BRI के तहत दिया है, ये तालिबान को उसने मदद दी है। दरअसल अमेरिका, इन लोगों ने बैन लगा दिया तो तालिबान के फेवर में, क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ था, तो जाहिर सी बात है कि तालिबान के फेवर में चाइना को आना ही आना था, और वो आर्थिक पैकेज के रूप में आया और $100 मिलियन का वहाँ पर निवेश करने की बात कही। यह अलग बात है कि उसको BRI नहीं कहा है। अगला देश अगर हम बात करें तो मालदीव। मालदीव के पास 200 टापू हैं और इनका जियोपॉलिटिकल महत्व है, राजनीतिक महत्व तो है ही, रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्रों के आसपास से सऊदी अरब या अरब जगत से निकलने वाला कच्चा तेल भारत, चीन, इंडोनेशिया, जापान के क्षेत्र के लिए जाता है। ऐसी स्थिति में मालदीव के क्षेत्र पर अगर किसी, खासतौर से चाइना का अगर प्रभुत्व हो जाता है तो वो भारत के लिए तो पहला संकट बनता है। यहां पर वह मालदीव और चाइना मैत्री पुल का निर्माण कर रहा है। 2 किलोमीटर लंबे इस पुल का वो प्रोजेक्ट ले चुका है और कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट से इसने शुरुआत की थी। लेकिन मालदीव ने की आंखें श्रीलंका ने खोल दी और उसने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर की, इंडिया फर्स्ट, और इसके तहत अब प्रोजेक्ट वो भारत को देने लगा है। तो याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट मालदीव ने शुरू किया और उसने BRI को इनकार करना शुरू कर दिया है। श्रीलंका का मैसेज पूरे दुनिया में चाइना को पर्दाफाश कर रहा है। अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी चाइना ने कई निवेश किए, जैसे यहाँ पर उसने सेज बनाने का प्रस्ताव दिया, इसे बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ कर्णफुली नदी पर उसने पुल बनाने की बात कही, यहाँ पर मैत्री पुल बनाने की बात की, नदी सुरंग परियोजना बनाने की बात की। बांग्लादेश ने लेकिन एक संतुलन बनाकर रखा। बांग्लादेश ने जितने प्रोजेक्ट इनको दिए हैं उतने ही प्रोजेक्ट भारत को भी उन्हीं के समानांतर दिए हैं। कल को अगर चाइना छोड़ता भी है तो भारत वहां पर रिप्रेजेंट करता रहेगा। उसने भारत और चीन की मैत्री का लाभ अपने डेवलपमेंट में उठाने के लिए किया। तो चाइना की और बांग्लादेश और मालदीव की पॉलिसी चाइना को लेकर थोड़ी सतर्क वाली है। पाकिस्तान और श्रीलंका की पॉलिसी सिर्फ धनराशि देखकर थी, उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। नेपाल भी ओली के शासनकाल में थोड़ा सा चाइना के चंगुल में फंसता हुआ दिखा, जहां उसने पेट्रोल वगैरह के लिए बात की थी, लेकिन जल्द ही वहां तख्ता पलट होने से नेपाल बच गया। अब बात आती भारत को क्या करना चाहिए, या चाइना इतनी तेजी से क्यों उठा है। देखिए, चाइना ने अपने इतिहास से कुछ सीखने का प्रयास किया है। भारत और चाइना के बीच रेशम के व्यापार के लिए रेशम मार्ग, सिल्क रूट का डेवलपमेंट कुषाण काल में या मौर्योत्तर काल में किया गया था, जहां भारतीय व्यापारी नेपाल से रेशम को लाते थे और पश्चिमी जगत को बेच देते थे। तो भारत और चीन के बीच एक सिल्क रूट बना था। यह सिल्क रूट 2 रास्तों से था, एक स्थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग। चाइना ने इसी को फिर से जीवित करने के लिए इनके अगल बगल देशों को पहले जोड़ने का प्रयास किया और BRI को पहले सिल्क रूट का नाम दिया। बाद में इसको एक रणनीतिक नाम दिया कि हम भारत को एक अंगूठी की तरह चारों तरफ से घेर रहे हैं, रिंग ऑफ पर्ल की तरह।
लेकिन जब भारत ने भी काउंटर करना शुरू किया, हमने फिलीपींस, वियतनाम इन क्षेत्रों में तेल के कुएं खोजने शुरू किए। हमारी ओएनजीसी कंपनी ने, ओवीएल ओएनजीसी विदिश लिमिटेड ने वहाँ पर कुएं बनाने शुरू किए। तब चाइना को एहसास हुआ कि अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो इंसेंटिव बदल जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए, इस नीयत या इस योजना के तहत भारत के साथ कोई सद्भावनापूर्ण व्यवहार होगा, ये चाइना को लेकर सोचना बेहद बेईमानी है। अब अगर G7 की इस घोषणा को देखें कि वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस के तहत 600 अरब डॉलर का निवेश करेगी, तो भारत के लिए ये अच्छा जेस्टर है। क्योंकि अगर इनके कारण, एक चीज़ तो हमें याद रखनी होगी कि पश्चिमी जगत कुछ ना कुछ लाभ के कारण ही आते हैं, लेकिन इतना लाभ का शोषण नहीं करते कि श्रीलंका घुटने पर आ जाए। कहीं ना कहीं तो वो गुंजाइश बचती है। थोड़ा सा वो डेवलपमेंट भी करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करते हैं, उनके कारण कुछ शैक्षिक संस्थान खोले जाते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। और उनको पता है अगर हम अमेरिका और यूरोप से लेकर किसी इंजीनियर को आएंगे तो उसको हमें ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा रेदर देन श्रीलंका में सिखाए गए एक इंजीनियर को। इसलिए वो थोड़ा इस तरह का डेवलपमेंट करते हैं। चाइना के पास भरपूर आबादी है, तो वो चाहता है कि हमारे ही लोग लगें और हमारे यहाँ बेरोजगारी जैसा संकट खत्म रहे। दोनों का कॉन्सेप्ट का अंतर है। अगर ये सिस्टम के तहत हम अपने पड़ोसी देशों को जोड़ने में सफल रहते हैं, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ें, एक पैकेज डिक्लेयर करें और एक प्रोजेक्ट के तहत जुटे, श्रीलंका के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हों, जिससे उसको आभास तो हो कि उसने चाइना की गोद में बैठकर कितनी बड़ी गलती की है। आज वहाँ के लोग खुलेआम टेलीविजनों में कह रहे हैं कि हमें भारत से ही उम्मीद है। ये भारत के लिए गोल्डन चांस है सदियों तक अपनी छाप श्रीलंका में बनाए रखने के लिए। हमारे आस पड़ोस ईश्वर ने कुछ वैसे ही शाश्वत शत्रु दे रखे हैं, और अगर पनपते चले जाएंगे तो हमारे लिए संकट पैदा होगा। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए अपनी पॉलिसियों को बदलकर पड़ोसी को मित्र जरूर बना सकते हैं, और हमारा फोकस भी अब इसी दिशा में होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि BRI के द्वारा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस के महत्व को आपने समझा होगा, भारत की भूमिका को भी चिन्हित किया होगा कि कैसे इस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सकता है। मेरा प्रयास होगा कि जल्द ही आपको G7, G20 पर वीडियो देकर मैं कंपेयर कर सकूं कि दोनों का महत्व क्या है। साथ ही साथ सार्थक एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कोर्स पैकेज खरीद कर तैयारी कर सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार।